Good morning, student. Let's start the today topic, that is strategies for wildlife conservation on the page number 80. Student, अब वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, ठीक है, उनके बारे में हम टर्न वाइज टर्न पढ़ेंगे. सो द स्ट्रैटेजीज फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इंक्लूड क्रिएशन ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने चाहिए, जैसे नेशनल पार्क्स हो जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व है. तो ये जो है प्रोटेक्टेड एरियाज है, इनको क्रिएट करना चाहिए. स्ट्रिक्ट लॉज टू रेगुलेट हंटिंग के खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए. कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ब्रीडिंग होता है स्टूडेंट रिप्रोडक्शन का, रिप्रोड्यूस करना, तो जो है रिप्रोड्यूस करने के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस होने चाहिए. सो लेट्स स्टडी दीज जो है स्ट्रैटेजीज वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटेक्टिव एरियाज आर द अनडिस्टर्ब्ड हैबिटेट्स फॉर द वाइल्ड लाइफ. प्रोटेक्टेड एरियाज वो होते हैं जो अनडिस्टर्ब्ड है, जिनको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाता है. नेचुरल जो हैबिटेट्स होते हैं एनिमल्स के, उनको क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टेड एरियाज. इसमें क्या क्या आते हैं? नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स. मैंने आपको पहले भी बताया. अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं. सो फर्स्ट वन इज द नेशनल पार्क. नेशनल पार्क इज अ प्रोटेक्टेड लैंड एरिया प्रिजर्व्ड इन द नेचुरल कंडीशन टू प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू द वाइल्ड लाइफ. नेशनल पार्क वो प्रोटेक्टेड लैंड का एरिया होता है जहाँ पे जो एनिमल्स हैं नेचुरल कंडीशंस में जो है बिना किसी छेड़खानी के रहते हैं, ठीक है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन एंड फ्री एंट्री ऑफ द पीपल आर नॉट अलाउड इन द नेशनल पार्क्स. और जो नेशनल पार्क्स होते हैं उसमें ह्यूमंस की किसी भी तरीके से दखल अंदाजी बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती. ना तो वो उस एरिया में जो है फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, ठीक है, ना ग्रेजिंग, ना कल्टीवेशन, और ना ही एंट्री कर सकते हैं, ठीक है. तो जो नेचुरल हैबिटेट के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, उस एरिया में जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है. दैट एरियाज आर कॉल्ड द नेशनल पार्क्स. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था उत्तराखंड में, वो पहला नेशनल पार्क था जो कि एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया में 1936 में. एंड एज ऑफ 2019 देयर वर 104 नेशनल पार्क्स इन द इंडिया. और 2019 तक जो है हमारे इंडिया है उसमें 104 जो है नेशनल पार्क्स जो है एस्टैब्लिश हो चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? अ सेंचुरी इज अ प्रोटेक्टेड लैंड एरिया रिजर्व्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स. ये वो एरिया होता है, प्रोटेक्टेड लैंड एरिया होता है जो कि वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स को जो है जहाँ पे कंजर्व करके रखा जाता है. एंड हंटिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड देयर. और इस एरिया में जो हंटिंग है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती, ठीक है. नेक्स्ट इज however private ownership rights for collecting the minor forest products, harvesting of timber and cultivation are granted so long as they do not interfere with the life of the wild animals. लेकिन ये जो एरियाज होते हैं यहाँ पे कुछ हद तक माइनरली फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स, हार्वेस्टिंग टिम्बर की और कल्टीवेशन का कुछ एरिया ग्रांट कर दिया जाता है, लेकिन उस हद तक जब तक कि वो वाइल्ड एनिमल्स को जो है इंटरफेयर ना करे उनकी लाइफ में. एंड एज ऑफ 2019 की गणना के अनुसार जो हमारे इंडिया है उसमें 551 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है एस्टैब्लिश हुई हैं, ठीक है. नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है स्टूडेंट? एक वो स्पेसिफाइड लैंड का एरिया है जहाँ पे लैंड का मल्टीपल यूज जो है वो परमिट किया जाता है फॉर प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, ताकि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जा सके. अब बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको फर्दर 3 जोन में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है कोर जोन. कोर जोन वो जोन होता है जहाँ पे ह्यूमन की एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती. नेक्स्ट है बफर जोन में, जिसमें माइनर बहुत लिमिटेड अमाउंट में ह्यूमन की एक्टिविटी अलाउड होती है. और एक होता है मैनिपुलेशन जोन, जहाँ पे सेवरल बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी हद तक जो है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो है वो परमिटेड होती हैं. समथिंग मोर में स्टूडेंट क्या बताया गया? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो थी वो पहली रिजर्व थी जो एस्टैब्लिश हुई थी इंडिया में, ठीक है. क्या नेम था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. एंड इट्स स्प्रेड ओवर, और ये कहाँ कहाँ पे है? केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में. सुंदरबंस जो काजीरंगा, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार एंड सिप्लीपाल, ये कुछ और बायोस्फीयर रिजर्व्स के नेम हैं जो हमारे इंडिया में हैं. एंड देयर आर 686 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जबकि इंडिया में सिर्फ कितने हैं? 18 हैं. अब बायोस्फीयर रिजर्व जो है हेल्प करता है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, एज वेल एज उस एरिया के कल्चर को भी ये मेंटेन करता है, ठीक है स्टूडेंट्स.
नेक्स्ट है, अ बायोस्फीयर रिजर्व मे ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्टूडेंट, बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो कुछ और प्रोटेक्टेड एरियाज भी जो है वो उसके अंदर आते हैं, जैसे नेशनल पार्क्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी। फॉर एग्जांपल, जो पचमार्ची बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें सतपुड़ा नेशनल पार्क भी आता है, यहाँ पे पार्क का स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोरी एंड पचमार्ची वो भी इसमें आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज, यहाँ पे आपको एक मैप दिखाया गया जिसमें पचमार्ची बायोस्फीयर रिजर्व दिखाया गया है। ये देखो, पचमार्ची सेंचुरी है, तावा, सतपुड़ा नेशनल पार्क, नीमगंज, पचमार्ची, ये सब क्या है, बोरी सेंचुरी, ये बायोस्फीयर रिजर्व दिखाया गया पूरा आपको। ठीक है, उसके बाद है डिफरेंस क्या होता है नेशनल पार्क और जू। नेशनल पार्क में स्टूडेंट्स क्या है, वाइल्ड लाइफ जो है नेचुरल हैबिटेट्स में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए रहते हैं खुले, और जबकि जू है वहाँ पे आपको पता है वाइल्ड एनिमल्स को क्या किया जाता है, केजेस में बंद करके रखा जाता है, इन कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब कैद में रखा जाता है, ऐसी कैद जिससे वो छूट नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज हंटिंग रेगुलेशन। स्ट्रिक्ट लॉज आर नीडेड टू रेगुलेट द हंटिंग और पोचिंग ऑफ द एनिमल्स। कहते हैं बहुत सख्त कानून बनाने चाहिए ताकि एनिमल्स का जो है हंटिंग या फिर पोचिंग कह सकते हो, ठीक है, वो ना किए जा सके। हंटिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन से हैं, ऐसे स्पीसीज जो अब खत्म होने की कगार पे है, तो उनको जो है उनकी हंटिंग तो सख्त से सख्त उनको बैन, उन पे बैन लगना चाहिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ शुड बी प्रिवेंटेड। जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं वाइल्ड एनिमल्स के, उनको उनका जो है उनको डैमेज, उनका डिस्ट्रक्शन होने से जो है हमें रोकना चाहिए। नेक्स्ट है कैप्टिव ब्रीडिंग। कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब प्रजनन। कैप्टिव breeding wild animals in the captivity has saved some endangered species from extinction such as musk deer in Garhwal Hills, loin in the Gir forest and घड़ियाल in the नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क इन उड़ीसा। जब स्टूडेंट ब्रीडिंग की जाती है वाइल्ड एनिमल्स की उनको कैद में रख के, तो उससे जो है कई सारी एंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब वो स्पीसीज जो अब ख़त्म होने पे हैं, ठीक है, उनको एक्सटिंक्शन, उनकी एक्सटिंक्शन से होने से बचाया जा सकता है। और जैसे जो मस्क डियर है गढ़वाल हिल्स में, या फिर गिर फॉरेस्ट के जो लॉइंस हैं और घड़ियाल है नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क में, उनको इस वे से जो है ब्रीडिंग करके जो है बचाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सम वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। अब कौन कौन से वाइल्ड लाइफ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू हुए थे इंडिया में। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड सम ब्रीडिंग प्रोजेक्ट्स। हमारी सरकार ने, ठीक है, इंडिया की सरकार जो है उसने कुछ ब्रीडिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट किए ताकि एंडेंजर्ड जो खतरे में है स्पीसीज जो अब ख़त्म होने जा रही हैं, ठीक है, वो उनको बचाया जा सके। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स कौन कौन से थे, प्रोजेक्ट टाइगर, गिरलॉइन प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, हिमालयन मस्क डियर प्रोजेक्ट और राइनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले ये जो था 1973 में लॉन्च हुआ था, किस लिए, ताकि टाइगर को सेव किया जाए फ्रॉम पोचिंग मीन्स हंटिंग से। एंड अंडर दिस प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट के अंडर 5 टाइगर रिजर्व्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। ठीक है, और उसके बाद गिरलॉइन प्रोजेक्ट। गिरलॉइन प्रोजेक्ट में क्या था, ये जो था गुजरात में, गुजरात की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 1972 में, ताकि एशियाटिक जो लॉइंस थे उनको बचाया जा सके। यहाँ पे आपको जो गिर लॉइन प्रोजेक्ट में जो ये एक लॉइनेस है, ठीक है, ये बचाई गई थी गिर लॉइन प्रोजेक्ट के थ्रू। उसके बाद है लीगल प्रोविजंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या जो है लीगल प्रोविजंस होनी चाहिए डाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। सो इन आवर कंट्री सेवरल लीगल प्रोविजंस और एक्ट रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट हैज़ बीन एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। हमारे गवर्नमेंट के थ्रू जो है बहुत सारे जो है एक्ट्स जो थे वो चलाए गए ताकि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाए, फॉरेस्ट को बचाया जा सके। एंड दीज आर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और ये कौन कौन से थे, एक था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और एक था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब सबसे पहले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इस एक्ट, ये जो एक्ट था स्टूडेंट, दिस एक्ट एम्पावर्स द गवर्नमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू क्रिएट। अब इसके थ्रू जो है इसने गवर्नमेंट या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्या क्या जो है इनके अंडर जो है क्या रूल्स बने, वो कौन कौन से थे, टू क्रिएट एंड मैनेज द रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। क्रिएट फॉरेस्ट को क्रिएट करना, उनको मैनेज करना, उनको रिजर्व रखना, उनको प्रोटेक्ट करना, और विलेज फॉरेस्ट को भी जो है वो प्रोटेक्ट करना इस एक्ट के अंदर था। टू कंजर्व द फॉरेस्ट एज अ नेचुरल हेरिटेज,
जो एक विरासत है, एक नेचुरल हेरिटेज है, ठीक है, फॉरेस्ट को कंजर्व करके जो था अपनी एक नेचुरल हेरिटेज को कंजर्व किया टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो फॉरेस्ट में प्रोड्यूस हो रहा था उसकी मूवमेंट्स को कंट्रोल किया गया टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कैटल ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। जो कैटल ग्रेजिंग थी उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो था वो इस एक्ट के थ्रू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में स्टूडेंट क्या था, जो ऑब्जेक्टिव्स थे इस एक्ट के, पहला था प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग ऑफ द थ्रेटेंड एनिमल्स। जो खतरे में है एनिमल्स उनकी हंटिंग पे जो है रोक लगाई गई। रोक लगाना जो था वो इसका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। दूसरा सेटिंग अप एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर। और इस एक्ट के अंदर क्या था, इसका उद्देश्य क्या था कि जो नेशनल पार्क्स थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थे या बायोस्फीयर रिजर्व थे, उनका सेटअप करना, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द कैप्टिव ब्रीडिंग। जो प्रजनन था, रिप्रोडक्शन करना था, ठीक है, वो भी इस एक्ट के अंडर था। प्रोटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द नेचुरल हैबिटेट। कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स एनिमल्स की प्रोटेक्शन करना और उनके हैबिटेट, उनके घरों को बचाना भी इस एक्ट के उद्देश्य था, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन। ये आपने बहुत बार पढ़ा है। माइग्रेशन क्या होता है, जो सीजनल मूवमेंट होती है, जैसे ठंड होगी तो कुछ एनिमल सर्वाइव जो है इतना ठंडा क्लाइमेट बेयर नहीं कर सकते, तो क्या है, ये सीजनल मूवमेंट होती है एनिमल्स या बर्ड्स की फ्रॉम वन हैबिटेट टू द अनदर। ठंडे इलाके से गर्म इलाके में चले जाते हैं या फिर गर्म इलाके से ठंडे इलाके में जो है माइग्रेट कर जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, माइग्रेशन। और वो एनिमल्स जो माइग्रेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी एनिमल्स। और कुछ माइग्रेटरी एनिमल कौन कौन से हैं, बर्ड्स, मोस्टली फिशेस, टर्टल्स, वेल्स, बटरफ्लाई, ये सब माइग्रेट करते हैं। आर्कटिक टर्न एक छोटा सा बर्ड होता है जो कि सबसे ज़्यादा लंबा डिस्टेंस जो है कवर करता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल व्हेन देयर इज़ विंटर इन द नॉर्थ, एंड बैक फ्रॉम द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल व्हेन देयर इज़ विंटर इन द साउथ। मतलब ये जो है ठंड बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। जब ठंड हो जाती है नॉर्थ में तो ये साउथ में चला जाता है, फिर सब साउथ में ठंड हो जाती है तो ये नॉर्थ में वापस आ जाता है। नेक्स्ट इज़ नीड फॉर माइग्रेशन। अब माइग्रेशन की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि एनिमल्स माइग्रेट टू एस्केप द इनहॉस्पिटल विंटर कंडीशन। जब बहुत ज़्यादा मतलब विंटर हो जाती है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो माइग्रेट करते हैं। दूसरा है फाइंड प्लेंटी ऑफ फूड। अगर खाने की एक जगह पे कमी हो जाए तो भी ये माइग्रेट कर जाते हैं। ले एग एट अ वार्म प्लेस वेयर दे कैन इंक्यूबेट अर्ली। और जब उनको अंडे देने होते हैं तो भी वो गर्म जगह पे जाते हैं, ठीक है, ताकि वो जो है प्रॉपरली अंडों को इंक्यूबेट कर सके, मतलब उनको सेक मिल सके प्रॉपर, ठीक है। इंक्यूबेशन होता है अंडों को सेक देना, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर. Read this chapter properly and try the exercise of this lesson.